नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत कक्षा 12 के प्रथम पाठ बातचीत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। हमने इसे 2 खंडों में पढ़ा था। प्रथम खंड में हमने रचनाकार की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। उसके पश्चात निबंध के आधे हिस्से तक हम पहुंच पाए थे और फिर दूसरे हिस्से में हम पूरे निबंध को हमने पढ़ा था। और अब निबंध पढ़ लेने के पश्चात हम इसके अभ्यास की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि अभ्यास में कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, यदि हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इस प्रश्न का प्रयोग लेखक ने भी किया था निबंध के पहले हिस्से में कि यदि हम में बातचीत करने की शक्ति, वाक शक्ति न होती तो हम कैसी स्थिति में होते। तो लेखक लिखते हैं कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हम मानो लुंज पुंज से किसी कोने में बिठा दिए गए हों। हम सोचने की शक्ति तो होती, लेकिन वह किसी के सामने व्यक्त करने की शक्ति बातचीत के जरिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती। सारी इंद्रियां हमारी काम कर रही होती, लेकिन वाक शक्ति ही काम कर रही नहीं होती। और जब हम बातचीत ही न कर रहे होते तो अपने भावों को, अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को या भावनाओं को किसी के भी सामने व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यदि निबंध की बात करें तो बातचीत एक अनिवार्य वस्तु है, एक अनिवार्य क्रियाकलाप है मनुष्य की। अतः इस अभ्यास के हिसाब से, इस पाठ के हिसाब से, यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हमारी दुनिया लगभग गूंगी जैसी होती। जैसा कि रचनाकार लिखते भी हैं कि पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यह पहले प्रश्न का संभावित उत्तर है। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार बदल भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो जैसा कि लेखक ने लिखा है निबंध के दौरान, निबंध के क्रम में ही, कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। हम सभी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को यदि देख रहे हैं और जब तक देख रहे हैं तब तक आकलन या मूल्यांकन हम कर रहे हैं कल्पना के आधार पर, जब तक वह बोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है तभी हमें उस व्यक्ति के गुण और अवगुण का पता चलता है या उनकी मनःस्थिति का पता चलता है। उनके बातचीत करने के ढंग से, व्यवहार से हम समझ पाते हैं कि यह व्यक्ति किस स्थिति में और किस प्रकार का व्यक्ति है। तो बेन जॉनसन ने जो कहा है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। और यदि एडिसन की बात करें तो एडिसन के बारे में लेखक ने लिखा है कि इन्होंने कहा है कि बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के ही बीच संभव है, सबसे अच्छी बातचीत। लेखक भी लिखते हैं कि हम यदि बातचीत को बेहतरीन बातचीत मानते हैं और बेहतरीन ढंग से बातचीत करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम तरीका होता है 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत की जाए, एडिसन के मतानुसार। लेखक ने आगे लिखा है कि अगर हम 2 से 3 होते हैं तो एक त्रिकोण बन जाता है। उसके बाद फिर बातचीत नहीं होती। अगर 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो राम रमव्वल होता है, यानी बतकही होने लगती है।
तो ऐसी स्थिति में एडिसन का यह मत कि बातचीत सबसे अच्छा केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। तो एक बार फिर से इसे दोहराएंगे। बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, और एडिसन ने कहा है कि सबसे अच्छा तरीका बात करने का यह है कि हम दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करें। दो व्यक्तियों से अधिक बातचीत नहीं अच्छी मानी जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? लेखक ने इसकी चर्चा की है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जिस समय यह लेख लिखा गया था उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था और यूरोप का अच्छा खासा प्रभाव था। तो बालकृष्ण भट्ट ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो बात की है वो दरअसल यूरोप में विद्वान और पढ़े लिखे लोगों के बीच बातचीत का एक तरीका बताया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इसे हम कहते हैं, जिसका ये दूसरा एक नाम देते हैं सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी इन्होंने कहा है, और इसके एवज में इसकी तुलना भारतीय लोगों से की है कि यदि भारत के लोगों से हम तुलना करें, भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो पंडित हैं, निष्णात हैं, उन लोगों की चर्चा की है और ये कहा है कि यहाँ के पंडित अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में बातचीत न करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यानी नीरस काँव काँव एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है कि नीरस काँव काँव करने लगते हैं। जबकि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यदि देखना है तो वो यूरोप के लोगों के बीच होती है। लोग बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और लेखक लिखते हैं कि सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कान को परम आनंद प्राप्त हो गया हो। इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है उन्होंने। और इसी का दूसरा नाम, जैसा मैंने बताया, सुहृद गोष्ठी लिखते हैं कि इसी को हम अपनी भाषा में सुहृद गोष्ठी कहते हैं, जो कि यहाँ के पंडितों में संभव नहीं है कि हो। यहाँ केवल झगड़े होने लगते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? देखिए, हमने पाठ में पढ़ा था निबंध के दौरान, लेखक ने हर प्रकार से बातचीत की चर्चा की है, हर उम्र वर्ग की चर्चा की है। जैसा हम अगर याद करें निबंध को, दो बुजुर्गों की बातचीत का विषय क्या होगा, दो बुजुर्ग महिला की बातचीत का विषय क्या होगा, दो लड़कों के बातचीत का विषय क्या होगा, या अगर बेहतरीन बातचीत की बात की जाए तो यूरोप में बातचीत करने का तरीका क्या होता है, या दो सहेलियों की बातचीत करने का तरीका क्या होता है, या फिर दो लोगों के अलावा अगर 3 लोग 4 लोग ज़्यादा लोग हो जाएं तो बातचीत का तरीका क्या होगा। फिर इन्होंने ये भी बताया था कि स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है। लेकिन अंतिम निबंध के अंतिम आते आते यह बताते हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ, आपस में बात करने की चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो सर्वोत्तम तरीका है मनुष्य की बातचीत का, जो सबसे अच्छा तरीका इन्होंने माना है, लेखक ने माना है, वो माना है स्वयं से बातचीत का तरीका। कि यदि हम अपने आप से बात करने की कला विकसित कर लें, अर्थात ऐसी शक्ति हम अपने अंदर विकसित कर लें जिसमें किसी दूसरे के होने की गुंजाइश नहीं हो। यानी ये आवश्यक नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति भी हो। ऐसी स्थिति में हम सबसे अच्छा बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए लेखक ने बताया है कि यह बहुत आसान नहीं होता है। ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, मन हमारा स्थिर नहीं रहता है, हम कई प्रकार की चीज़ों में पड़े होते हैं। लेकिन एक बार ध्यान से, योग की शक्ति से यदि हम ऐसी शक्ति विकसित कर लें जिसमें स्वयं से बातचीत करने की शक्ति हो जाए, तो यह सर्वोत्तम तरीका हो सकता है बातचीत का। इस प्रश्न के अगले खंड में बढ़ते हैं। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। अर्थात जब हम
यह महसूस करते हैं कि स्वयं से हम बात करना प्रारंभ करेंगे या हम करना प्रारंभ करते हैं तो अपने अंदर के दुर्गुणों को भी हम देखना शुरू कर देते हैं। और जब स्वयं अपने दुर्गुणों को हम देखते हैं तो उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में सच कहा है लेखक ने कि हम एक नए नवीन संसार की रचना कर सकते हैं अपने मन के अंदर, और वह जो बातचीत होगा वह एक तरह से हमें हमारे हृदय को साफ करने का, हमारी स्थिति को साफ करने का, मन को साफ करने का भी एक तरीका होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 उदाहरण दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या करने की बात की है। पहला है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी मन की स्थिति, हमारी मन स्थिति हर बार नए नए रंग दिखाती है, अलग अलग प्रकार का। और ये जो प्रपंचात्मक अर्थात झूठ का आईना है पूरे संसार का, वो एक ऐसा आईना है जिसमें जब हम जैसी चाहें वैसी सूरत देख लें, ये विकल्प मौजूद होता है हमेशा हमारे पास। ये हमारे निबंध का ही हिस्सा है, इसमें लेखक ने कहा है। दूसरा जो प्रसंग है वह है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये तो हमने पिछले प्रश्न में भी बात की थी कि मनुष्य कैसा है, देखने में कैसा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति सामने से चला आ रहा है, आप उसे देखकर उसका आकलन करने लगते हैं कि वह कैसा है, लेकिन जब तक उस मनुष्य के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता है तब तक न उसके गुण की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं न उसके दोष की। अर्थात जैसा कि बेन जॉनसन ने लिखा है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, वह यहाँ बिल्कुल सही प्रतीत होता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हम उसके गुण और दोष से परिचित नहीं होते हैं। और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति हमसे बातचीत करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे बातचीत के दौरान ही या बातचीत करने के प्रारंभ के बाद ही से ही हम यह समझने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति में कैसा गुण है अथवा किस प्रकार का दोष है। यह बातचीत से ही संभव है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास में आगे भाषा की बात की गई है और भाषा में कुछ प्रश्न हैं जो सर्वनाम से संबंधित हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर्वनाम की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखूं। तो आइए जानते हैं सर्वनाम क्या है और उसके कितने भेद हैं, और उन भेदों को पढ़ने के पश्चात हम यह देखेंगे कि हमारे प्रश्न में, अभ्यास में जो दिया गया है वाक्य, उसमें से आप देखेंगे कि सर्वनाम को अलग करना है। तो हम आसानी से पहले जब सर्वनाम पढ़ लेंगे उसके पश्चात हम देखेंगे कि वाक्यों से सर्वनाम को हम सहजता से निकालना सीख जाएंगे। तो सर्वनाम के बारे में समझते हैं। सर्वनाम उस विकारी पद को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यह परिभाषा जो है यह पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। हम जानते हैं कि सबसे प्रामाणिक पुस्तक जो व्याकरण की मानी गई है वह कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखी गई है, और उनके शब्दों में दिया गया है कि सर्वनाम उस विकारी पद, विकारी पद का अर्थ होता है कि जो बदल जाए, जिसकी स्थिति बदल जाए। जैसे संज्ञा के साथ यदि वह हो तो संज्ञा की स्थिति के अनुसार उसका परिवर्तन हो जाए तो हम उसको विकारी पद कहते हैं। आप आगे व्याकरण में पढ़ेंगे विकारी और अविकारी पद, तो आप ज़्यादा स्पष्ट होगा। यहाँ सर्वनाम को समझते हैं कि सर्वनाम उस विकारी पद को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार उसकी आवृत्ति, अर्थात बार बार उसका इस्तेमाल। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं एक दो वाक्य बोलता हूँ और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि सर्वनाम की आवश्यकता क्या है। जैसे राहुल 9 बजे उठा, राहुल विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है, फिर राहुल ने बैग उठाया, फिर राहुल विद्यालय के लिए चल पड़ा। विद्यालय में पहुंचते ही राहुल से शिक्षक ने कुछ प्रश्न किया। अब आप देखेंगे कि इन सारे वाक्यों में शुरुआत संज्ञा राहुल से हो रही है, लेकिन इस वाक्य को अगर फिर से हम शुरू करें और उसमें पहले वाक्य में केवल राहुल रहने दें और उसके स्थान पर वह या उसका का प्रयोग करें, जैसे राहुल सुबह 9 बजे तैयार हुआ, उसके बाद वह अपने विद्यालय के लिए चल पड़ा और विद्यालय पहुंचते ही उससे शिक्षक ने कुछ प्रश्न किया। अगर इस यहाँ पे बार बार राहुल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार राहुल का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये वाक्य सीधा और सहज हो गया और अच्छा लगा। और यदि बार बार हम संज्ञा का ही प्रयोग कर रहे हैं तो वो वाक्य बिगड़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो सर्वनाम का मुख्य प्रयोग इस प्रकार से हम करते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, अर्थात प्रथम बार संज्ञा आए उसके बाद सर्वनाम से हम काम चलाते हैं, तो वाक्य का कसाव बना हुआ रहता है। आइए आगे देखते हैं। यदि सर्वनाम के भेद की बात करें तो हिंदी में सर्वनाम के कुल 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यदि इसके परिभाषा की बात करें तो हम बातचीत के दौरान कभी अपने बारे में, कभी सामने वाले के बारे में, कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इस तीनों के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद माने गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं और उसका बहुवचन हम हो जाता है। मध्यम पुरुष में तू या तुम या आप, और इसके बहुवचन में तुम लोग हम प्रयोग करते हैं या तुम सब। और अन्य पुरुष में वह, यानी जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम वह का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक वचन हुआ, और बहुवचन में वे या वे सब या वे लोग। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे दूसरा भेद जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बारे में यदि बात करें तो जो किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि का निश्चित बोध करवाते हैं। निश्चित बोध जब करवाए, जो सर्वनाम करवाए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे पता हो कि इसी के बारे में बात हो रही है, जैसे यह कलम लाओ या वह लकड़ी वहाँ से हटाओ, तो यह नज़दीक के लिए और वह दूर के लिए, लेकिन निश्चय है कि यही मौजूद है, निश्चित है वो वस्तु, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित नहीं होता है कुछ भी, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का कोई बोध न हो। जैसे इसके लिए उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई, जैसे कोई व्यक्ति या कोई कलम लेकर आओ, तो यहाँ जो कोई है वो अनिश्चयवाचक है, इसमें निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या कुछ कलम लेकर आओ, या कुछ, कोई भी आप वस्तु की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कुछ पानी लेकर आओ, तो कुछ में निश्चितता का बोध नहीं है, अनिश्चित है वो, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जो, सो। जैसे जो कलम मैंने तुम्हें दी थी सो लेकर आओ, तो यहाँ संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, वह पेंसिल जो पिताजी ने दिलाई थी। वह पेंसिल जो, यानी है तो यहाँ निश्चय ही, लेकिन ये संबंध दर्शा रहा है यहाँ पे।
आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह बहुत आसान है इसे पहचानना। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे कौन, जैसे क्या, ये सारे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, जैसे इसके उदाहरण स्वरूप स्वयं, अपने आप ही, जैसे मैं अपने आप यह कार्य कर लूँगा या मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब सर्वनाम को समझने के पश्चात आइए देखते हैं कि हमारे अभ्यास में सर्वनाम को कैसे पहचानने के लिए किन प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है, वाक्यों में से सर्वनाम कैसे निकालते हैं, ये हम समझते हैं। आइए देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटें और बताएं कि वे सर्वनाम किन भेदों के अंतर्गत हैं। अभी हम सभी भेद पढ़ चुके हैं, अतः मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आशा करूंगा कि आप उसका उत्तर दें। जैसे पहला, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि इसमें सर्वनाम है क्या। तो यदि आप समझ पाए हैं तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि कोई सर्वनाम है। तो कोई हमने अभी देखा था कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चितता नहीं है इसकी, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, यहां यह प्रश्न हो रहा है। आप वाक्य की प्रकृति को समझें, इसे कौन न स्वीकार करेगा, तो यहां यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। अब यहां सर्वनाम देखें तो इसकी है, यह का ही बदला हुआ रूप है इसकी, तो यह इसकी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का ही, जो यह वह था नज़दीक के लिए और वह दूर के लिए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का ही यह का रूप बदलकर इसकी हुआ है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। यह भी, जैसा कि हमने भी तुरंत बताया कि यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है जो यहाँ वह का इस्तेमाल हुआ है। और अंतिम, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। अब यहाँ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, यह हम जो शब्द है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद थे। उन 3 भेदों में से किस भेद का यह उदाहरण है, यह बताएंगे आप। आगे देखते हैं। अब प्रश्न के अगले हिस्से में हमसे यह अपेक्षा की जा रही है कि हम विशेषण चुनें, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनें। तो विशेषण की चर्चा हम अगले कक्षा में विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम आपको संक्षिप्त जानकारी यह दे दें कि किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की या कई बार विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए वह विशेषण है। जैसे वह लड़का लंबा है। अब वह लड़का लंबा है, यहाँ लंबा विशेषण है क्योंकि वह लड़के की विशेषता बतला रहा है। यदि विशेषण के भेदों की बात करें तो 4 भेद हैं इसके: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी गहराई में भी न जाते हुए केवल हम इन प्रश्नों में से विशेषण को फिलहाल निकालते हैं और अगली कक्षा में विशेषण पर विशेष चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला है, हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। अब यहाँ संलाप, बातचीत करना, प्रेम पूर्वक, तो यह प्रेम पूर्वक जो है यह विशेषण है। दूसरा, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। यहाँ विद्वान मंडली की तारीफ की जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। कैसी विद्वान मंडली? प्रवीण यानी निपुण। तो यहाँ प्रवीण जो शब्द है वह विशेषण है,
अगला, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। अब यहाँ सुस्त और बोदा ये दोनों शब्द जो हैं विशेषण हैं, और वहाँ और जो लगा हुआ है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो सुस्त और बोदा यह दोनों इसके विशेषण हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि हमने प्रथम अध्याय बातचीत के अंतर्गत हमने पहले निबंध को पढ़ा, रचनाकार को जाना, निबंध को पढ़ा, और उसके पश्चात अभ्यास को भी हमने बनाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि यह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम यह भी आशा करेंगे कि इसके अंतर्गत आए और अभ्यासों का अभ्यास आप अपने से खुद से अपने घर में करें, और हम अगले पाठ के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।